हम सब नए साल पर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना, जिम ज्वाइन करते हैं और फिर फरवरी आते आते सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या हमें वो इच्छा शक्ति की कमी है? आज हमारे पास जो स्रोत है वो कहता है कि हम समस्या को ही गलत तरीके से देख रहे हैं। ये इच्छा शक्ति की नहीं, बल्कि एक सिस्टम की लड़ाई है। आज हम अनुशासन के विचार को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे पास एक किताब का सारांश है जो इस पे एक बहुत ही एक अलग नजरिया पेश करता है। इसमें अनुशासन को कोई सजा या बंधन नहीं बताया गया है, बल्कि असल आजादी की चाबी बताया गया है। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी में एक ऐसा सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे ना हो। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये आज़ादी किस चीज़ से है। हाँ, ये उन छोटे छोटे पछतावों से आज़ादी है जो दिन के आखिर में महसूस होते हैं, जब हम जानते हैं कि हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। सही बात है। ये अपनी भावनाओं और अपने मूड के गुलाम होने से आज़ादी है। ये असल में खुद का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने के बारे में है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? इस किताब का एक जो मुख्य विचार है वो ये है कि सफलता में असली फर्क टैलेंट या रिसोर्सेज से नहीं आता, वो अनुशासन से आता है। इसमें कमाल की तुलना की गई है। मोटिवेशन एक लहर की तरह है, आती जाती रहती है। हाँ, आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक लंगर है जो आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। ये तो एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब है कि हम जो प्रेरणा की अगली लहर का इंतजार करते हैं वो असल में गलत रणनीति है। तो क्या ये स्रोत ये सुझाव देता है कि मोटिवेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना चाहिए या उसे बस एक शुरुआती बोनस मानना चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है। लेखक का तर्क ये नहीं है कि मोटिवेशन बेकार है, बल्कि ये है कि वो भरोसेमंद नहीं है। अच्छा, मोटिवेशन को एक अस्थायी भावना के रूप में परिभाषित किया गया है। सोचिए, जब आप पहली बार जिम ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत प्रेरित महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब वो शुरुआती जोश ठंडा हो जाता है, तब क्या होता है? यहीं पर अनुशासन काम आता है। अनुशासन एक सिस्टम बनाने के बारे में है, ऐसी आदतें डालने के बारे में है जो तब भी काम करती हैं जब आपका मन ना हो। किताब में एथलीटों और संगीतकारों का उदाहरण दिया गया है। वो हर सुबह उठकर प्रेरित महसूस नहीं करते, कोई नहीं करता, लेकिन वे फिर भी उठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, खुद को पुश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सफलता एक भावना पर नहीं बल्कि एक प्रक्रिया पर, एक सिस्टम पर निर्भर करती है जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया है। मोटिवेशन ने शायद उन्हें शुरू करवाया हो, लेकिन अनुशासन ही है जो उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। ठीक है, तो अगर मोटिवेशन एक भरोसेमंद ईंधन नहीं है, तो फिर इस अनुशासन की गाड़ी को चलाता क्या है? मुझे हमेशा लगता था कि अनुशासन का मतलब भावनाओं को दूर रखना है, पर यह स्रोत तो कह रहा है कि भावनाएं ही इसका असली ईंधन है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हाँ, और यहीं पे ये किताब सच में गहरी हो जाती है। अच्छा। लेखक इस बात पे जोर देता है कि कोई भी रूटीन या सिस्टम वो तब तक नहीं टिक सकता जब तक आपके पास एक मजबूत क्यों न हो। एक क्यों? हाँ, और यही क्यों आपका भावनात्मक ईंधन है। लेकिन ये कोई बाहरी क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे दूसरों को इम्प्रेस करना या सोशल मीडिया पर अच्छा दिखना। ये एक बहुत ही व्यक्तिगत अंदरूनी वजह होनी चाहिए। ये आपके किसी बड़े सपने से आ सकता है या शायद किसी गहरे दर्द से। हो सकता है आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हो, या आप उस असहाय महसूस करने की भावना से थक चुके हो जो टालमटोल के बाद आती है। सही बात है। ये क्यों इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि जब आपकी ऊर्जा शून्य हो और आपका मन हार मानने को कहे, तब ये आपको याद दिलाए कि आपने शुरू क्यों किया था। तो ये क्यों एक तरह का इमोशनल लंगर है। लेकिन ये हमारे दिमाग के अंदर असल में काम कैसे करता है? जब सुबह 6 बजे अलार्म बजता है तो उस वक्त तो बड़े बड़े सपने भी धुंधले लगते हैं। उस आंतरिक लड़ाई के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए उस लड़ाई को समझते हैं। स्रोत आत्मनियंत्रण के विज्ञान की बात करता है और हमारे दिमाग के 2 हिस्सों का जिक्र करता है जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। एक है हमारा आदिम मस्तिष्क या प्रिमिटिव ब्रेन। अच्छा। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लाखों सालों में विकसित हुआ है। इसका सिर्फ एक ही काम है, तत्काल सुख खोजना और दर्द से बचना। मतलब अभी का आराम, अभी का मजा। बिल्कुल। और दूसरा है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का सीईओ। हाँ, एक तरह से सीईओ ही है,
जो तर्क करता है, भविष्य के बारे में सोचता है और परिणामों को समझता है। ये हमें लंबी अवधि के लक्ष्यों की याद दिलाता है। अब सोचिए, आप दिन भर की मीटिंग्स के बाद घर आए हैं। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कह रहा है चलो 30 मिनट वर्कआउट करते हैं, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन आपका थका हुआ आधे मस्तिष्क चिल्ला रहा है, नहीं, सोफे पर बैठो, पिज्जा ऑर्डर करो। बिल्कुल, और वेब सीरीज देखो, इनाम तो मिलना ही चाहिए। अनुशासन उस बातचीत को मैनेज करने की कला है। वाह, ये तो रोज की कहानी है। और जब हम थके हुए या तनाव में होते हैं तो लगता है कि आदिम मस्तिष्क हमेशा जीत जाता है। तो फिर इस लड़ाई को जीतने के लिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कैसे करें? यहीं पर वो क्यों वाली बात फिट होती है क्या? बिल्कुल, यहीं पर आपका क्यों काम आता है। जब आपका आदिम मस्तिष्क तत्काल आराम की मांग करता है तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसे आपका क्यों याद दिलाता है। वो मजबूत वजह ही वो गोला बारूद है जिससे आप उस आंतरिक लड़ाई को जीत सकते हैं। इसके अलावा स्रोत 2 और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला, आत्मनियंत्रण को एक मांसपेशी की तरह समझें। एक मसल की तरह? हाँ, हर बार जब आप किसी छोटे प्रलोभन का विरोध करते हैं, चाहे वो 5 मिनट और स्क्रॉल करने की इच्छा हो या अनहेल्दी खाने की, आप इस मांसपेशी को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है अपने वातावरण को बदलना। अपने माहौल को? हाँ, अपनी इच्छा शक्ति को हर बार लड़ने के लिए मजबूर मत कीजिए। अगर आपको पता है कि आपके फोन पर नोटिफिकेशंस आपका ध्यान भटकाते हैं तो उन्हें बंद कर दीजिए। हाँ, अगर जंक फूड आपको ललचाता है तो उसे घर में रखिए ही मत। ये अपनी विल पावर को सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाना है ताकि उसे हर छोटी बड़ी लड़ाई अकेले ना लड़नी पड़े। हाँ, ये बात सोचने वाली है। मतलब हम अपनी इच्छा शक्ति को एक हीरो की तरह ना देखें जिसे हर लड़ाई अकेले लड़नी है। हाँ। बल्कि उसे सपोर्ट करने के लिए एक पूरी सेना खड़ी कर दें। हाँ। जिसमें हमारा माहौल, हमारी आदतें सब शामिल हों। हाँ, सब शामिल हों। ये थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? खासकर सुबह जब अलार्म बजता है और बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। क्या स्रोत इस पर कोई ठोस कदम बताता है? हाँ, और वो सुबह को ही सबसे जरूरी युद्ध क्षेत्र मानता है। अच्छा। स्रोत सुबह में महारत हासिल करने पर बहुत जोर देता है। अलार्म का स्नूज बटन दबाना के वो 5 मिनट सिर्फ नींद नहीं है, ये एक निर्णय है। दिन का पहला निर्णय। हाँ, दिन का पहला निर्णय। और जब आप स्नूज दबाते हैं तो आप अपने आदिम मस्तिष्क को पहली जीत दे देते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आपका आराम आपके इरादों से ज्यादा जरूरी है। ये छोटी सी हार पूरे दिन की दिशा तय कर देती है। इसका मतलब सुबह की दिनचर्या का मकसद सिर्फ काम निपटाना नहीं है। हाँ। बल्कि अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को दिन की शुरुआत में ही प्रशिक्षित करना है। लेकिन आजकल तो मॉर्निंग रूटीन का मतलब 20 चीजों की एक लंबी लिस्ट बन गया है। जर्नलिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ग्रीन टी, ये सब थोड़ा भारी लग सकता है। और स्रोत इस बात से सहमत है। उसका कहना है कि सुबह की दिनचर्या का मतलब 10 चीजें करना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही इरादतन आदतें बनाना है जो आपको केंद्रित करती हैं। हो सकता है ये सिर्फ 10 मिनट का ध्यान हो, या 15 मिनट की रीडिंग, या बस 5 मिनट गहरी सांसें लेना। ये छोटी छोटी आदतें आपके दिन की पहली जीत होती हैं। अच्छा। आप अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल में रखते हैं और पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक टोन सेट करते हैं। सुबह को जीतना, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इससे जुड़ा एक और विचार है जो मुझे बहुत पसंद आया, न कहने की कला। लेखक इसे एक सुपर पावर कहता है, लेकिन न कहना इतना आसान नहीं है। खासकर हमारे कल्चर में जहां मना करना अक्सर बुरा माना जाता है। हाँ, बुरा माना जाता है या स्वार्थी समझा जाता है। क्या स्रोत इस सामाजिक दबाव से निपटने के बारे में कुछ कहता है? यह एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। स्रोत इसे अशिष्टता के रूप में नहीं, बल्कि स्पष्टता के रूप में देखता है। अच्छा। सोचिए, कितनी बार किसी ने मदद मांगी या कहीं आने को कहा, और भले ही हमारे पास समय या ऊर्जा ना हो, हमने दबाव में हाँ कह दिया और बाद में पछताते हैं। हाँ, बाद में हम थके हुए, निराश और खुद से नाराज महसूस करते हैं क्योंकि हम अपने जरूरी काम नहीं कर पाए। जब आप हर उस चीज को हाँ कहते हैं जो आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो आप अनजाने में अपने लक्ष्यों, अपनी ऊर्जा और अपने समय को न कह रहे होते हैं। लेखक का तर्क है कि एक अनुशासित व्यक्ति अपनी सीमाओं को समझता है। न कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये अपनी प्राथमिकताओं को सुरक्षित करना है। बिल्कुल। हर न जो आप एक गैर जरूरी चीज को कहते हैं, वो आपके अनुशासन की दीवार को और मजबूत करता है। ये दूसरों को भी ये बताने का एक स्पष्ट तरीका है कि आपका समय कीमती है।
ये तो ठीक है, लेकिन तब क्या होता है जब सब कुछ गलत हो जाता है? क्योंकि हम इंसान हैं और हम सब कभी ना कभी फिसलते हैं। हम एक दिन का ब्रेक लेते हैं जो 2 दिन का हो जाता है, और फिर 1 हफ्ते बाद खुद को वापस उसी पुरानी दिनचर्या में पाते हैं, और फिर वो अपराध बोध महसूस करते हैं। अनुशासन की इस यात्रा में असफलता को कैसे देखें? यहीं पर अनुशासन का सबसे गहरा और शायद सबसे मुश्किल पहलू सामने आता है। स्रोत कहता है कि अनुशासन का असली परीक्षण वो निरंतरता नहीं है, तो क्या है? बल्कि वापसी करने की क्षमता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कभी न गिरें, क्योंकि आप गिरेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि आप गिरने के बाद फिर से शुरुआत करें। परफेक्शनिस्ट माइंडसेट अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कहता है, मैंने आज वर्कआउट छोड़ दिया तो अब सब बर्बाद हो गया, अगले सोमवार से शुरू करूंगा। हाँ, ये होता है। इसके बजाय लेखक मैराथन धावक की तरह सोचने का सुझाव देता है। मैराथन धावक? हाँ, लक्ष्य हर दिन तेज दौड़ना नहीं है, बल्कि लगातार दौड़ते रहना है। अगर आप एक दिन धीमे दौड़ते हैं या रुक भी जाते हैं, तो आप अगले दिन फिर से दौड़ना शुरू करते हैं। गिरना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। असली जीत हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होने में है। तो ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये खुद के प्रति सख्त होने के बजाय खुद के प्रति दयालु होने के बारे में है। बिल्कुल। और ये एक और गहरे साइकोलॉजिकल शिफ्ट से जुड़ा है। अनुशासन को जीवन भर बनाए रखने के लिए इसे कार्य से पहचान में बदलना होगा। कार्य से पहचान में? हाँ। ये कहना बंद करना कि मैं अनुशासित होने की कोशिश कर रहा हूं, और ये विश्वास करना शुरू करना कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। जब ये आपकी पहचान बन जाता है तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। आप भावनाओं से नहीं, बल्कि अपनी स्थायी पहचान से काम करते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति स्नूज बटन नहीं दबाता, क्योंकि यह उसकी पहचान के खिलाफ है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये आपके हर छोटे छोटे चुनाव को एक नया मतलब दे देता है। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं तो आप सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपनी उस नई पहचान के पक्ष में वोट डाल रहे होते हैं। एकदम सही। और इसके लिए आत्म करुणा की भी आवश्यकता है। जब आप असफल होते हैं तो खुद को सजा देने के बजाय समझें। खुद से पूछें, क्या गलत हुआ? मैं अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं? हर असफलता एक डेटा पॉइंट है जो आपको आपके सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करता है। हर बार जब आप फिर से उठते हैं तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज हमने जो समझा वो ये है कि अनुशासन कोई पिंजरा नहीं है, बल्कि ये आजादी है। हाँ, आजादी है। ये उस संस्करण तक पहुंचने की आजादी है जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। ये एक मजबूत भावनात्मक क्यों से शुरू होता है। ये आत्मनियंत्रण के पीछे के विज्ञान को समझकर बनाया जाता है। सुबह की छोटी जीतों और न कहने जैसी दैनिक प्रथाओं से मजबूत होता है, और अंत में लचीलेपन और पहचान के माध्यम से जीवन भर बना रहता है। बिल्कुल। स्रोत इस चर्चा को एक सीधे सवाल के साथ समाप्त करता है, अब आप क्या करेंगे? और सुझाव देता है कि पहला दिन कल से नहीं, आज से शुरू होता है। यह एक अंतिम विचार सोचने पर मजबूर करता है। यदि अनुशासन की अंतिम जीत खुद पर होती है, तो आज वो सबसे पहली और सबसे छोटी कौन सी चीज़ है जिस पर फिर से नियंत्रण हासिल करने की ज़रूरत है? वो कौन सा छोटा सा युद्ध है जिसे आज जीतकर आप मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ वाली पहचान बनाना शुरू कर सकते हैं?